हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हम बताना चाहते हैं। आज हम पढ़ाएंगे गॉस का प्रमेय एवं गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति कैसे होगी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कैसे होगी वह आपको पढ़ाना है, वही आपको पढ़ना है। आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर गॉस का प्रमेय क्या होता है, ध्यान देना है आप लोगों को कि गॉस का प्रमेय क्या होता है। यहाँ पर गॉस का प्रमेय क्या होता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, यानी गॉस का प्रमेय क्या है? इस प्रमेय के अनुसार एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। क्या है गॉस का प्रमेय? गॉस का प्रमेय क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें आपको ये सिद्ध करना है गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति, मतलब फाई ई बराबर Q इंटू 1/ε0 कैसे प्राप्त होगा। Q इंटू 1/ε0 कैसे प्राप्त होगा, इसको प्रूव करना है गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति। गॉस के प्रमेय की जो उत्पत्ति है बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। यहाँ पर गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति क्या करना है आपको? उत्पत्ति करना है, यानी सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको? फाई ई बराबर Q इंटू 1/ε0 सिद्ध करना है। देखते हैं कैसे इसको सिद्ध किया जा सकता है। अच्छे ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक हम ये मान लीजिए गोला है और इस गोले का केंद्र क्या है? O है। और इस यहाँ पर एक अल्प क्षेत्रफल अवयव हम वेक्टर dA ले लेते हैं, वेक्टर dA। और मान लीजिए इससे कुछ एंगल पर वेक्टर E है, कुछ एंगल पर यानी कुछ कोण पर वेक्टर E है, यानी वेक्टर dA एवं वेक्टर E के बीच का जो कोण है उसे हम थीटा माने हुए हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा, वैद्युत फ्लक्स यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वह क्या होगी? आपकी R होगी। चलिए देखते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या होता है आपका? फाई ई बराबर होता है E A cos थीटा। ये आपका संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है। अगर हम अल्प की बात करें तो यहाँ पे लग जाएगा आपका, क्योंकि डीए लिए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी फाई ई, और यहाँ पे तब बनाना पड़ेगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे डी लगा रहे हैं तो डी यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अल्प क्षेत्रफल है, ये पूरे का जो क्षेत्रफल होगा वह कैपिटल ए होगा, लेकिन ये थोड़ा सा जो भाग लिए हैं इसका क्षेत्रफल क्या है? वेक्टर डीए है। अब डी फाई ई बराबर होगा आपका ई डी ए कॉस थीटा। अब इसमें E का हम मान रखेंगे। E का वैल्यू आप लोग पिछले लेसन पढ़ चुके हो कि E बराबर होता है 1/4πε0 Q बटा R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या आप? डी फाई E बराबर हो जाएगा आपका E का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, और E बराबर कितना रखेंगे? 1/4πε0, और यहाँ पे
क्यू बटा क्या आर स्क्वायर, यहाँ पे आप इसको क्यू मान सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा क्यू बटा आर स्क्वायर, यहाँ पर ई के जगह पर ई का मान रखे हैं आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डी फाई ई बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ पर आगे क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा चेंज करने वाले हैं। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, ये आपका Q हो गया है, आर स्क्वायर यहाँ पे है, इस आर स्क्वायर को इसके नीचे लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका डी ए कॉस थीटा बटा कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। आप लोग घनकोण पढ़ चुके होंगे, घनकोण डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा बटा होता है आपका आर स्क्वायर। तो ये बताओ यहाँ पर डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर के जगह आप क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा लिख सकते हैं। डी फाई ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू, और इतने जब कितना हो जाएगा डी ओमेगा, इतना हो गया आपका डी ओमेगा। लेकिन हमको लाना है फाई ई बराबर क्यू इंटू 1/इप्सिलॉन नॉट। अब कैसे लाएंगे, फाई ई बराबर क्यू इंटू 1/इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है तो यहाँ पे समाकलन करना पड़ेगा संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के लिए, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के लिए सदैव समाकलन करना पड़ता है। जब भी संपूर्ण कार्य निकालना हो, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालना हो, संपूर्ण ऊर्जा निकालना हो, अगर उसमें डी लगा हुआ है तो वह क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो ये समाकलन करेंगे तो इंटीग्रल हो जाएगा आपका डी फाई ई। ये क्लोज है तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल लगा सकते हैं आप, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, ये इधर भी इंटीग्रल लग जाएगा, क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू डी ओमेगा। अब डी के साथ जो होता है उसी का समाकलन करते हैं। इस चित्र को हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक रूल होता है, छोटा सा रूल है, बिल्कुल छोटा सा रूल है। इंटीग्रल dx है तो x होता है, यदि इंटीग्रल dy है तो y होगा, यदि इंटीग्रल dz है तो z होगा। इंटीग्रल अगर dz है तो यहाँ पे क्या होगा, z होगा। उसी तरह इंटीग्रल क्या है, क्लोज इंटीग्रल d फाई e है तो क्या होगा, केवल आपका फाई e होगा। फिर यहाँ पर ये देखिए, d के साथ जो पद होता है सदा उसी का समाकलन करते हैं। तो d के साथ ओमेगा है तो ओमेगा वाले पद का समाकलन करेंगे, अन्य सब बाहर आ जाएगा। अन्य सब में कौन बच रहा है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू, ये बाहर आ जाएगा। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू, ये बाहर आ गया। तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल कितना बचा यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल कितना बचा, डी ओमेगा। तो यहाँ पर फाई ई बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू हो जाएगा। जैसे इंटीग्रल dx बराबर x हुआ है, इंटीग्रल dz बराबर z हुआ है, इसी तरह क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा बराबर केवल ओमेगा होगा। यहाँ पर संपूर्ण घनकोण ओमेगा का जो वैल्यू होता है वह 4 पाई होता है। ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण घनकोण ओमेगा बराबर 4 पाई होता है। तो बताइए इस ओमेगा के जगह पर हम 4 पाई रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो फाई ई बराबर हो जाएगा आपका क्या, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू बीच में गुणा चिन्ह लगा सकते हैं, और ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, 4 पाई से 4 पाई क्या होगा, यह कट जाएगा। तो फाई ई बराबर बचेगा क्यू यानी 1/इप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बचेगा,
क्यू, या इसको ऐसे लिख सकते हैं इम्प्लाइडेट करके, फाई ई बराबर कितना हो जाएगा क्यू इंटू 1/ε0। ये आपका गॉस के प्रमेय की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई, यानी ऐसे इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अब गॉस के प्रमेय को लेकर हमें कूलाम के नियम की उत्पत्ति करनी है, जो कि बोर्ड की परीक्षा से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना कहा जाए उतना इंपॉर्टेंट है। और क्या है वह, गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति। देखते हैं कैसे इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। हेडिंग क्या रहेगा आपका, ध्यान दीजिए, एकदम मोस्ट है, गॉस के प्रमेय से कूलाम की नियम की उत्पत्ति। कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान होता है R²। यही होता है, यही प्रूफ करना है। यानी Q1 के जगह पर कुछ कोई आवेश होगा, Q2 की जगह पर कोई, मतलब अलग अलग दो आवेश प्राप्त हो जाएंगे, तो कूलाम का गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति हो जाएगी। चलिए इसके लिए भी एक हम यहाँ पर एक गोला लेते हैं और इसके केंद्र को O मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या क्या है, R है, और यहाँ पर एक अल्प क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA लेते हैं। ध्यान दीजिए, फिर बताना चाहते हैं, ये पूरे का क्षेत्रफल कैपिटल A होगा, लेकिन इस थोड़े से भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वेक्टर dA होगा। यदि वेक्टर dA और वेक्टर E की दिशा एक तरफ मान ली जाए, ध्यान से सुनो, यदि वेक्टर dA एवं वेक्टर E की दिशा एक तरफ मान लिया जाए तो थीटा का मान होगा आपका 0 अंश। यदि वेक्टर E एवं वेक्टर dA दोनों की दिशा एक तरफ हो जाती है तो थीटा का मान 0 अंश लेते हैं। यदि वेक्टर E की दिशा इस तरफ है और वेक्टर dA की दिशा इसके विपरीत है, तब थीटा का मान लेते हैं 180 अंश। बात समझ में आई? जब वेक्टर E एवं वेक्टर dA की दोनों की दिशा एक तरफ होगी तो थीटा का मान 0 अंश लेंगे। जब वेक्टर E एवं वेक्टर dA की दिशा दोनों विपरीत हो जाएगी तब थीटा का मान कितना लेंगे आप, 180 अंश। चलिए यहाँ पर एक ही मास्टरमाइंड, इस लेसन को पढ़ने के लिए एक ही सूत्र है, उसी से सब प्रयोग करना है। वैद्युत फ्लक्स अगर यहाँ पर अल्प वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या हो जाएगा आपका, परिभाषा से यहाँ पे Q मान लेते हैं और यहाँ पे आवेश जो है उसे हम Q0 मान लेते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, ध्यान दीजिए, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या होता है, डी फाई। देखिए यहाँ पे इसके लिए कर रहे हैं, अल्प वैद्युत फ्लक्स जो होगा वह डी फाई ई बराबर होगा आपका ई डी ए कॉस थीटा। ये आपका अल्प वैद्युत फ्लक्स है। अल्प क्या है आपका, अल्प वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पर डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा का मतलब कितना, 0 अंश। तो यहाँ पर डी फाई ई बराबर होगा ई डी ए, अब कॉस 0 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कॉस 0 अंश का वैल्यू, थीटा का मान कितना लिए हैं, 0 अंश, तो कॉस 0 अंश का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, ई डी ए। ये हो गया। इसके बाद ये जो निकला है डी फाई लगा हुआ है ना, इसका मतलब यह अल्प वैद्युत फ्लक्स है। तो आपको निकालना है संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। क्या निकालना है, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के लिए क्या होगा, समाकलन करना पड़ेगा। यहाँ पर संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के लिए होगा इंटीग्रल डी फाई ई बराबर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ई डी ए। बंद है तो क्लोज भी लगा सकते हैं, ऐसे भी काम चल सकता है। तो यहाँ पर इंटीग्रल डी फाई ई बराबर
जैसे हम बताए हैं इंटीग्रल dx बराबर होता है x, इंटीग्रल dx बराबर x होता है, इंटीग्रल dz है तो z होगा, इंटीग्रल dy है तो y होगा। इसी प्रकार इंटीग्रल d फाई e है तो इंटीग्रल d फाई e बराबर केवल कितना होगा, फाई e होगा। और d के साथ जो पद होता है उसी का समाकलन करते हैं। तो d के साथ कौन पद है, a है, तो a का समाकलन करेंगे e इसमें से बाहर आ जाएगा, तो इसमें e बाहर आ गया, यहाँ पर कितना हो गया, इंटीग्रल dA बचा। अब यहाँ पर जैसे फाई e बराबर यहाँ पर हो जाएगा e, इंटीग्रल dA, इंटीग्रल dA यहाँ पे इंटीग्रल dA है, और इंटीग्रल जैसे इंटीग्रल dx बराबर x, इंटीग्रल dz बराबर z, इंटीग्रल dy बराबर y, तो उसी प्रकार इंटीग्रल dA बराबर केवल a होगा। यहाँ पर इस पृष्ठ का लिए है, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उससे पहले हम बता दें गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से फाई ई बराबर होता है q इंटू 1/ε0। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो गोला है इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लिख रहे हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वह क्या होता है, a बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे फाई के जगह पर q इंटू 1/ε0 e है तो e हो जाएगा, और a की जगह क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 4 पाई r स्क्वायर गुणे के रूप में इधर आएगा तो भाग करेगा, तो इधर भाग करेगा तो हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो q इंटू 1 ये 4 पाई r स्क्वायर नीचे ही आएगा, तो हो जाएगा नीचे लिख देंगे आप, नीचे से पहले क्या है ε0, इसको लिख सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर ε0 बराबर क्या e हो जाएगा। ये 4 पाई r स्क्वायर गुणे के रूप में इधर आएगा तो भाग करेगा नीचे हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सिस्टम से लिख दे रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा देखने में, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। यहाँ पर इसको पहले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई ε0 q बटा r स्क्वायर बराबर क्या e। देखो वही चीज है, यानी 1/, ऊपर 1 का गुणा q में करेंगे तो q हो ही जाएगा, तो नीचे 4 पाई r स्क्वायर ε0 है, इस समय भी उतना ही है 4 पाई ε0 r स्क्वायर, 4 पाई ε0 r स्क्वायर। बस सिस्टम से लिख दिया, क्योंकि ऐसा आप लोग पढ़ चुके हो पहले से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ये जो सूत्र है स्थापित हो गया, इसे समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से क्या है आपका, सूत्र क्या होता है आपका, E बराबर होता है F/Q0। E बराबर क्या होता है, F/Q0। यहाँ पे 1 मान सकते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यह F हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यह आपका EQ0 हो जाएगा। तो F बराबर E, और E के जगह पर ये वैल्यू रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, E जहाँ वहाँ पर 1/4 पाई ε0, यहाँ पे q/r स्क्वायर, और पहले से कितना q0, तो यहाँ पर f बराबर प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 पाई ε0 q0/r स्क्वायर। हम देखिए वैद्युत बल का जो सूत्र होता है वह f बराबर 1/4 पाई ε0 q1 q2/r स्क्वायर। q1 का मतलब ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, यहाँ कुछ और आवेश होना चाहिए और यहाँ कुछ और आवेश होना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और आवेश है और यहाँ पर कुछ और आवेश है। इस तरह हम गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कर दिए हैं, यानी कैसे यह उत्पन्न किया जाएगा, ये हेडिंग जो है वह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज के सेशन में बस इतना ही।